हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माय सेल्फ देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज, राइट, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बोले तो बेटा तरंग प्रकाशिकी, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है एंड एक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा एग्जाम के अंदर। तो पूरी एनर्जी के साथ, फोकस के साथ, पूरी शक्ति के साथ चैप्टर पढ़ना है, राइट। बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जहां नहीं समझ आ रहा है गोला मार के रखना है, या तो कमेंट बॉक्स में डालना है या अलग से पूछना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर बिना ज्यादा टाइम खराब किए। बेटा हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वेव फ्रंट की। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, चैप्टर ग्रिप में आना चाहिए। बोला ठीक है सर। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा बात वेव फ्रंट की। आप बोलोगे सर ये क्या भला है, मैं क्या समझाता हूं। बेटा आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है? जब पत्थर फेंकते हैं तो लहरें जैसी बनती है, लहरें क्या बोलूंगा, मतलब वेव्स बनती कि नहीं बनती, तरंगे जिसे कहते हैं, सर्कल जैसे लूप्स। देखो ये दिख रहा है, यहाँ एक पत्थर डाला गया होगा तो ऐसे 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 सर्कल बन गया। बोले ठीक है सर, इसमें क्या है, मैं समझाता हूं। आप क्या करो बेटा, कोई एक सर्कल पकड़ लो। मैंने कहा ये पकड़ लिया, एक सर्कल पकड़ लिया। इस सर्कल में बेटा जितने भी पार्टिकल्स या कण होंगे वो एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे, फिर एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर एक साथ नीचे आएंगे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल या वृत्त पे हर पार्टिकल या कण बेसिकली ऑसिलेट कर रहा होगा या दोलन कर रहा होगा, करेक्ट। और बेटा जब सारे के सारे पार्टिकल्स, राइट, जो एक ही फेज में ऑसिलेट करें या दोलन करें, उन्हें जोड़ दिया जाए, उनका लोकस ले लिया जाए, तो बेटा उसे कहते हैं वेव फ्रंट। देखो कितना आसान बात हुई। मतलब वेव फ्रंट का मतलब क्या हो गया बेटा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। मतलब सारे के सारे वो कण जो एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, समान कला के साथ दोलन कर रहे हैं, उनका परिपथ। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेव फ्रंट जब समझ आ गया तो कुछ एग्जांपल्स भी देखने पड़ेंगे, उसके साथ शुरू करते हैं, राइट। इसको अपनी कॉपी के अंदर बेटा पॉज करके लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक है। ऑल्दो ज्यादा एनर्जी इस पे देना नहीं है, बट फिर भी लिख लेना, राइट। हम बेटा अब देखने जा रहे हैं, देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब ये काम का चीज है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पूछेगा वेव फ्रंट क्या होता है, आपसे बोलेगा कि भाई ये दिया हुआ है, इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा बताओ। तो हो सकता है डायग्राम आ जाए, हो सकता है थ्योरेटिकल उसका कोई शब्द आ जाए। तो देखो आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, बिल्कुल आराम से और प्यार से। हमने कहा भाई सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसके अंदर, है ना, ध्यान से सुनना, पॉइंट सोर्स। आप बोलोगे सर पॉइंट सोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट सोर्स का मतलब बिंदु स्रोत, ठीक। तो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है बेटा, ध्यान से सुनना, पॉइंट सोर्स, तो मैं अगर इसका वेव फ्रंट बनाना चाहूं तो बेटा ये असल में ऐसा बनेगा। ऐसा भी क्या, अगर मैं और इफेक्टिवली बनाना चाहूं, आराम से सुनना, अरे एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, इस तरह से बेटा। यानी कि यहां पर अगर हम देखें वेव फ्रंट की बात करें तो बेटा जो भी वेव फ्रंट्स बनेंगे, है ना, जो भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो असल में कैसे बनेंगे? सर्कुलर नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल बोलेंगे, गोलाकार, करेक्ट। यानी कि यहां से जो लाइट होगी या जो प्रकाश होगा बेटा वो इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा, करेक्ट, इस तरह से बाहर निकलेगा। और बेटा जब ये लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, इस तरफ निकल रही है, करेक्ट, तो इस लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर बोले तो बेटा लंबवत, राइट। देखो हर जगह जो लाइट है उससे ये कहां पर है? 90 डिग्री पे, इस तरह से, करेक्ट। तो बेटा ये जो अपने एक स्फीयर ले लिया, या ये जो एक स्फीयर ले लिया, या एक और स्फीयर ले लिया, तो ये जितने स्फेरिकल सरफेसेस हैं, गोलाकार सतह हैं बेटा, ये सब क्या है? वेव फ्रंट है। किसके? पॉइंट सोर्स या बिंदु स्रोत के, करेक्ट। यानी कि जब भी पॉइंट सोर्स की बात करेगा बेटा तो पॉइंट सोर्स के अंदर हम क्या निकाल के दे देंगे? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। हिंदी में लिख लेना बेटा। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, करेक्ट। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट हमें पता लग गया। फटाफट से उसको बना लो जल्दी से, फिर मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। जल्दी से बनाना है, वीडियो पॉज करो, बना लो, उसके बाद कोई हड़बड़ी नहीं है, रिकॉर्डेड है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा ना, आप कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। तो बेटा अब देखते हैं, है ना, और किस टाइप के हो सकते हैं। तो आराम से समझना है बेटा, बिल्कुल आराम से, राइट। तो इसके बाद बेटा अपने पास जो हो सकता है स्फेरिकल के बाद, यानी कि एक बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स के बाद, तो बेटा वो अपने को मिल सकता है एक लाइन सोर्स। देखो आराम से समझना है, किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा? एक लाइन सोर्स की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक लाइन दे रखी है, ऐसा कुछ, ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन सोर्स। और बेटा अगर इसकी बात करता है तो सबसे पहले क्या लाइट के डायरेक्शन की बात करें तो बेटा देखो लाइट कैसे जाएगी? ऐसे कुछ जाएगी, राइट, इससे अवे, दूर की तरफ। इधर भी देखेंगे तो बेटा लाइट ऐसी जाएगी,
करेक्ट, यानी दोनों ही डायरेक्शन या दिशाओं में देखेंगे तो लाइट बाहर की तरफ जा रही होगी। इसका यदि बेटा वेवफ्रंट बनाना है, बहुत आराम से सुनना, इसका यदि वेवफ्रंट बनाना है बेटा, तो इसका देखो वेवफ्रंट कैसे बनेगा। यहां पर बेटा एक अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। समझ गए बात को। इसी प्रकार से अगर बेटा देखेंगे तो यहां पर एक और, करेक्ट, क्या बनेगा बेटा, एक और सिलेंडर बनेगा। तो यानी इफेक्टिवली देखेंगे तो बेटा इस प्रकार से कई सारे बेलनाकार या सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएंगे। तो यहां पे अगर वेवफ्रंट की बात करें, किसकी वजह से, एक प्लेन सोर्स की वजह से, लिख दें, सॉरी, लाइन सोर्स की वजह से। तो बेटा कभी भी लाइन सोर्स की बात करेगा तो जो भी वेवफ्रंट बनेगा बेटा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल। बेटा लाइन सोर्स का मतलब होता है रेखा स्रोत, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से यदि हमारे पास मान लो कोई एक प्लेन सरफेस होता, प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है, देखो मैं बना के दिखाता हूं। प्लेन सरफेस का मतलब है बेटा, ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस है, राइट। और बेटा इससे अगर हम लाइट की बात करें, फिर से कहानी वही है, लाइट बेटा इससे भी क्या जाएगी, इस तरह से जाएगी बाहर की ओर। कोई डाउट, वैसे दोनों तरफ जाएगी, हमने फॉरवर्ड दिखा दिया। और बेटा यहां पर फिर से अगर हम देखेंगे और अगर हम बात करें कि लेट्स से कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंट सरफेसेस कैसे बनेंगे, तो प्लेन सोर्स से अगर बेटा देखेंगे, ध्यान से सुनना, एक मिनट, हाँ, ये ऐसा कुछ बनेगा बेटा। समझे बात को। यानी कि अगर कोई पूछता है कि प्लेन सरफेस की क्या कहानी है, तो बेटा हम यहां पे लिख देंगे कि प्लेन यानी कि समतल सतह अगर है, स्रोत है, तो बेटा इससे जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, प्लेनार। समझे बात को। तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर पॉइंट सोर्स होता तो स्फेरिकल या गोलाकार बनते, अगर लाइन सोर्स होता, करेक्ट, लाइन सोर्स यानी रेखा स्रोत, तो बेलनाकार, और अगर बेटा प्लेनर सोर्स होता तो फिर प्लेनर बन जाते। ये हो गया एक पॉइंट। ठीक, अब इसके और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म वगैरह आएंगे। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो पॉज करके दोनों को कॉपी कर लो और फिर आगे वाले एग्जांपल्स को एक एक करके सब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, अगला जो पार्ट है बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, लेट्स से ऐसा कुछ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक एक करके एक बार में एक एग्जांपल लूंगा, राइट। तो अपने पास क्या है, ये एक बेसिकली अपन ने मिरर ले लिया और हमने कहा कि भाई जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट आ रही है बेटा वो ऐसे आएगी, यहां से भी बेटा ऐसे आएगी, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट करके ऐसे कहीं जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे कहीं जाएगी। यानी इफेक्टिवली अगर हम देखें बेटा, इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो लाइट ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद बेटा ऐसे कहीं चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन, राइट। अब होगा क्या, होगा क्या, जब ये लाइट आ रही थी तो बेटा आते वक्त अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, है ना, आते वक्त अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो बेटा जो सरफेस रहे होंगे, जो सरफेस रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, प्लेनर रहे होंगे, प्लेनर। यानी क्यों, क्योंकि पैरेलल आ रही है, देखो ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल या समांतर, इसलिए प्लेन सरफेस जैसा वेवफ्रंट आया होगा। इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट। इंसिडेंट वेवफ्रंट, आप बोलोगे सर इंसिडेंट क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद बेटा जब रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे, इसे आपतित वेवफ्रंट भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड की जब बात करेंगे तो बेटा उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए आप ये पॉइंट पकड़ लो, जहां पर भी लेज रिफ्लेक्ट करती है वहां पे इमेज बनती है, बोले बनती है, बिल्कुल बनती है सर। जहां इमेज बनती है बेटा ध्यान से सुनना, इमेज एक पॉइंट सोर्स बन रही है। पॉइंट सोर्स का क्या होता है, स्फेरिकल, यानी कि ये एक स्फेयर का पार्ट जैसा दिखाई देगा। समझ गए। और बेटा ये तीनों ही केसेस में क्या होगा, इसके पास आ रहा होगा ऐसे, समझे बात को, यानी स्फेरिकल पास आते हुए। और यहां से देखोगे बेटा तो यहां पे भी स्फेरिकल मिलेगा, लेकिन यहां पर दूर जाते हुए, क्योंकि रेज ऐसे आ रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब भी कभी आपको रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित की वजह से निकालना हो, तो जो प्लेन आया है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, करेक्ट, इंसिडेंट, बेटा ये तो कैसा एक प्लेन जैसा है ना, प्लेनर है, लेकिन टकराने के बाद ये स्फेरिकल बन जाता है। इसमें भी पहले छोटा होता रहता है, फिर बड़ा होने लग जाता है, करेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना, करेक्ट। इसे फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, फिर मैं अगला पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, अगला पार्ट मैं आगे चल रहा हूं, आप प्लीज वीडियो पॉज करके कॉपी करना। अगला वाला जो पार्ट है बेटा, उसके अंदर हमने क्या किया, ठीक, उसके अंदर हमने ऐसा मिरर लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स। यहां से बेटा फिर से अगर देखेंगे तो जो रे आएगी लाइट की रे,
है ना, वो बेटा एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी, टकराने के बाद एक ऐसे जाएगी, टकराने के बाद एक ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये, ध्यान से सुनते जाना, इसका मतलब ये कि ये रे आई और टकराने के बाद बेटा ऐसे चलेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमें बोल दे कि भाई कैसे वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ होगा, इंसिडेंट हमें फिर से पता है कैसा हुआ होगा भाई, प्लेनर हुआ होगा, करेक्ट, प्लेनर, राइट, प्लेनर। लेकिन टकराने के बाद, अब ध्यान से सुनना बेटा, टकराने के बाद ध्यान से देखोगे बेटा तो ये यहां पे टकराते हुए दिखाई देंगी, मतलब ये एक इमेज की तरह काम करेगी, और इमेज की तरह काम करेगी तो पॉइंट सोर्स, बेटा पॉइंट सोर्स से क्या बनेंगे, वेवफ्रंट स्फेरिकल, और कहां जाते हुए दिखाई देंगे, बाहर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। आई होप बेटा आपको एक क्लियर हो गया होगा, यानी प्लेनर आएगा और टकराने के बाद क्या बन जाएगा, स्फेरिकल, और जैसे जैसे दूर जाएगा बड़ा होता जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये बन गया अपने पास कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर का, है ना, कॉन्वेक्स में उत्तल दर्पण, राइट। इसी तरह से बेटा और भी बनेंगे, आप इसको फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो और उसके बाद अगले पे चलना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद बेटा लेंस का मैं एक ही साथ बना देता हूं, है ना, देखो एक अपने पास ये लेंस बन जाएगा बाय कॉन्वेक्स, एक अपने पास बेटा बाय कॉनकेव लेंस बन जाएगा। ठीक है, दो लेंस बना दिए। और यहां से बेटा अगर देखेंगे, ध्यान से सुनना, यहां से अगर देखेंगे तो जो रेज आएंगी, रेज मान लो ऐसे पैरेलल रेज आती हैं, मैं तो प्रॉपर बनाता हूं, ये एक रे आई, ये एक रे आई, बेटा टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक, इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी एक रे आएगी, ये रे आएंगी, ये टकराने के बाद यहाँ कहीं जाएगी, ये टकराने के बाद यहाँ कहीं जाएगी। करेक्ट, तो कुल मिलाकर के रिफ्रैक्शन के बाद जो देखने को मिलेगा बेटा वो ये कि इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही है और इसको तो आपको पीछे खींचना पड़ेगा, जहां टकराएगी वहां पे मिल जाएगी। ठीक, अगर मैं इसका बेटा वेवफ्रंट बनाना चाहता हूं तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले तो जो भी इंसिडेंट है वो हमें पता ही है, वो कैसा होगा बेटा, प्लेन होगा, है ना, वो कैसा होगा, प्लेन, दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही केसेस में वो प्लेन होगा। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट का मतलब आपतित, तो बेटा ये एक प्लेन, ये भी एक प्लेन। लेकिन टकराने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, टकराना नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद अगर देखेंगे बेटा तो यहां वेवफ्रंट ऐसा बनेगा, यहां वेवफ्रंट ऐसा बनेगा, यानी पहले पास आएगा फिर दूर जाएगा, यानी ये पहले इस तरफ और बेटा उसके बाद इस तरफ। ठीक है, और यहां पर अगर देखेंगे बेटा तो सिर्फ दूर जाता हुआ दिखाई देगा। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो लेंस से इस तरह से वेवफ्रंट बना सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट यानी कि अपवर्तित वेवफ्रंट कैसा बनेगा, आपसे पूछ सकते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट का क्या हाल होगा। तो बेटा वो दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहां पे बना दी। वीडियो पॉज करो, इसे कॉपी करो और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ना। मैं एक और एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं जो जनरली पूछा जाता है। बेटा मैं जो अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो एक तो ऐसा कुछ है स्लैब जैसा। ठीक, इसके अलावा एक अगर बात करें तो एक है बेटा प्रिज्म जैसा, दोनों को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे बात की, आराम से समझना, अगर हमने बात की तो बेटा मान लो कि रे कोई ऐसे टकराती है, टकराने के बाद थोड़ी पास जाएगी, फिर उसके बाद वापस दूर चल जाएगी, ऐसा कुछ। करेक्ट, यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो रेज यहाँ पे गई, फिर कुछ ऐसे जाएंगी, फिर फर्दर ऐसे जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो जो कुछ भी बनेगा, है ना, वेवफ्रंट, वो एक्चुअल में कैसा बनेगा बेटा, प्लेनरी बनेगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, 3D सामने से देखने पे, वरना है ये एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल जैसा है, बट इधर से देखूंगा तो लाइन दिखाई देगी। करेक्ट, तो ये इस तरह से बेटा सबसे पहले इस पे इंसिडेंट होगा, फिर इसके बाद यहां से देखेंगे तो ऐसे बनेगा, फिर यहां से देखेंगे तो ऐसे बनेगा। यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे, ध्यान से सुनना, इफेक्टिवली देखोगे तो हर जगह एंगल 90 डिग्री होगा, बस इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह से, तो प्लेनर का प्लेनर रह जाएगा। यहां भी बेटा अगर देखेंगे तो दो ऐसे गिरेंगे, प्लेनर। ठीक है, और जो बाहर भी निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, प्लेन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। राइट, तो इस तरह से बेटा आप डिफरेंट डिफरेंट वेवफ्रंट्स बना सकते हो। करेक्ट, और बेटा वेवफ्रंट के अंदर ये चीज ध्यान रखना, जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे सेम फेज में दोलन करते हैं। यहां पर मैं वेवफ्रंट को खत्म करता हूं और आपको सांस लेने का समय देता हूं, तो थोड़ा आराम से ब्रीद इन करो, पानी वानी पियो। ये वेवफ्रंट वाला पार्ट अपना खत्म, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं।
करेक्ट, कि किस प्रकार का वेव फ्रंट बनेगा अगर आपने मिरर से, प्रिज्म से, लेंस से अलग अलग जगह रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कराया तो आई होप कि अब आप गलत नहीं करोगे किसी भी हाल के अंदर, राइट। तो थोड़ा एनर्जी बटोर लो वापस, और लगे कि हाँ एनर्जी आ गई है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करना और आगे बढ़ना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो बेटा, ये तो अपने खाली स्लाइड किसी काम की नहीं है, ये भी अपने किसी काम की नहीं है, ये भी अपने किसी काम की नहीं है, ये अपने काम की, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की, है ना। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है बट अगेन काम का है, तो उसको शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर रखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से सुनना है। देखो हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेंस का प्रिंसिपल बस इतनी सी बात कहता है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, मान लो एक पॉइंट सोर्स, बोले ठीक, तो वो बोलेगा कि पॉइंट सोर्स से अगर लाइट निकल रही है, मतलब प्रकाश निकल रहा है, तो कैसे निकलेगा। हमने बोला ऐसे निकलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हाइजेंस की कोई बात नहीं, अभी तक ये हमको पहले से पता है, राइट। फिर आपसे ये बोला जाएगा कि अच्छा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं वेव फ्रंट बनाना चाह रहा हूं किसी एक समय पे। बोले ठीक है बना लो। तो हमने एक वेव फ्रंट बना लिया किसी एक समय पे, राइट। और इस वेव फ्रंट में अगर देखा बेटा तो ये और ये कुछ पार्टिकल ले लिए मैंने, ये सब कहानी है t बराबर t1 की, ठीक। अब मैं चाहता था कि इसके थोड़ी देर बाद, जस्ट डेल्टा टी टाइम के बाद, वापस से वेव फ्रंट को प्लॉट कर लूं, वापस से वेव फ्रंट की नई पोजीशन या नई स्थिति पता कर लूं। बोले ठीक है। तो बोला अब कैसे ये काम करेंगे, तो बेटा उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइजेंस प्रिंसिपल का। देखो ये कितनी छोटी सी, बहुत आसान, मतलब बहुत ही साधारण भाषा में ये कहता है कि भाई आप क्या करो, जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना वेव फ्रंट पे, जितने भी दिख रहे हैं, मैंने 5 बनाए, हो सकता है 5000 पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट एक दूसरे सोर्स या स्रोत की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और हर सेकेंडरी सोर्स वापस से अपने वेव फ्रंट बनाएगा जो कि गोलाकार होते हैं। मैं बना के दिखाता हूं। मतलब ये कि अगर यहां पर हम देखें, करेक्ट, यहां पर हम देखेंगे बेटा, तो ये क्या करेगा, ये भी वेव फ्रंट बनाएगा, ऐसे ये भी वेव फ्रंट बनाएगा। समझे बात को। मतलब हुआ क्या कहानी कि जितने भी पॉइंट्स थे एक वेव फ्रंट पे, वो हर पॉइंट एक नए स्रोत और सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक। और ऐसा करने पे इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ठीक। हर सेकेंडरी सोर्स नए वेव फ्रंट बना रहा है जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट्स। बोले ठीक है, करेक्ट। यानी हमारे पास क्या क्या आ चुका बेटा, देखो हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, ठीक। और बेटा इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। आई होप यह पार्ट आपको क्लियर है। अब देखो इससे कैसे नई पोजीशन बताते हैं वेव फ्रंट की, नई स्थिति कैसे पता लगती है। भाई आप सिर्फ इतना सा काम करो कि ये जो कुछ भी ये पॉइंट्स है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी जितने सेकेंडरी वेव फ्रंट बने, अब आप उनको छूते हुए एक और नई लाइन बना दो, नया लोकस बना दो, परिपथ बना दो। और बेटा ये जो मिला है मुझे, ये मुझे मिला है नया वेव फ्रंट t बराबर t1 प्लस डेल्टा t। समझे बात को। तो कुल मिलाकर के मैंने नई वेव फ्रंट की पोजीशन बना दी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये एग्जाम में न्यूमेरिकल की तरह आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता। कोई थ्योरेटिकल सवाल बन जाए, इसलिए एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए, वरना हाइजेंस प्रिंसिपल एज सच कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल नहीं फॉर्म करता, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, राइट। हो सकता है कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। तो हाइजेंस प्रिंसिपल बस इतना कहता है कि जितने भी पॉइंट्स एक वेव फ्रंट पे हैं, वो सारे नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे जिन्हें सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, और उनसे नए वेव फ्रंट बनेंगे जिन्हें हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहते हैं। और उन्हें जोड़ने पे एक स्पर्श रेखा या एक टेंजेंट से अगर ज्वाइन कर दूं, हर पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट बनाते रहो, उनको एक लोकस निकाल दूं नया, तो उससे वेव फ्रंट की नई पोजीशन पता चल जाती है। समझे बात को। ये हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ कभी कभी आपसे ड्रॉबैक भी पूछा जाता कि भाई क्या ड्रॉबैक था हाइजेंस प्रिंसिपल का। तो बेटा ड्रॉबैक ये था कि जब ये आगे डायरेक्शन में जा रही है, इसी हिसाब से तो ये पीछे भी आ जानी चाहिए थी। मतलब यहां पर भी, मतलब यहां पर भी अगर देखें बेटा, तो एक वेव फ्रंट बन जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता।
मतलब लाइट हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी, बैकवर्ड ट्रैवल नहीं करेगी। इसीलिए कहते हैं बेटा जो टाइम ट्रैवल होता है ना, टाइम ट्रैवल जो हम देखते हैं मूवीज के अंदर कि पास्ट में जाके चीजें बदलता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, राइट, ओके। तो ये कॉपी करो, इसको अपनी लैंग्वेज में अब आप लिख लो कि भाई सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। करेक्ट, बाकी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं, हल्का एक रफ आइडिया रखना। ड्रॉबैक ध्यान रखना कि वेव फ्रंट पीछे नहीं जाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसे कॉपी कर लो और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो बेटा नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल देख लिया, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट अवे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये है फाउंडेशन फॉर इंटरफेरेंस, और ये आप एसएचएम वेव जो 11th क्लास में पढ़ते थे बेटा उसमें भी पढ़ के आओ। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बेटा जब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं, ये होता क्या है, राइट, ये होता क्या है कि बस इतना सा कह रहा है बेटा कि हमारे पास अगर कोई दो वेव्स है, ठीक है, कोई दो वेव्स, जैसे पहली वेव है बेटा y1 इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्या है बेटा, kx माइनस ओमेगा टी। और बेटा जो दूसरी वेव दे रखी है अपने को ऐसी कुछ, राइट, ये है y2 इक्वल टू a2। ठीक है, साथ में बेटा क्या बनेगा, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल लो, है ना, जो मर्जी बोल लो, हम फाइव कह देते चलो। ठीक है, ऐसा कुछ, यानी एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, और वो इससे 5 फेज आ गया। फेज मतलब कला, यानी इससे 5 फेज आ गया। बोले ठीक, ये दोनों बेटा एक दूसरे के साथ क्या हो जा रही है, जुड़ जा रही है, मतलब ऐड हो जा रही है। तो बेटा जब दो वेव्स किसी एक मीडियम में ऐड हो जाती है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर जाती है, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट फिनोमेना होता है, मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूं। देखो, तो जो भी बेटा रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों के एडिशन के बाद वो ऐसी कुछ बनेगी। करेक्ट, और इस एडिशनल जो वेव बनेगी बेटा, इसकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, वाई आर इक्वल टू, पहली चीज काम की वो है ए आर, यानी रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। समझ गए बात को बेटा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। इसके अलावा साथ में मिलेगा बेटा साइन, राइट, साथ में होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा जैसा कुछ होगा, प्लस थीटा जैसा कुछ होगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास a1 और a2 का जो रिजल्टेंट है वो निकल करके आया, राइट। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस a1 से कितने एंगल पे आएगा, उस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। तो इफेक्टिवली y1 मुझे पता है, y2 मुझे पता है, और इनको सुपर इंपोज कराने पे yr मैं निकाल सकता हूं। करेक्ट, तो कुल मिला के सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पे जब पहली वेव गुजरती है, मान लो उसने कुछ y1 डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरी गुजरती है उसने y2 दिया, तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कुल विस्थापन की बात करूं, तो बेटा वो दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होता है। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स। यानी कि इस yr को मैं चाहता तो इफेक्टिवली बेटा लिख सकता था y1 प्लस y2 वेक्टर। इफेक्टिवली इन दोनों को जोड़ने पे ही ये इक्वेशन निकल के आती है। करेक्ट, ये आपने एसएचएम वेव्स में पढ़ा है, मैंने पूरा रिवीजन करा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कोई नई चीज है या गलती से भूल गए हो, तो फिर से याद दिला दिया। ठीक है, राइट। तो एक बार इतने पार्ट को कॉपी करो, फिर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा और साउंड बनाता हूं। ठीक है, कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, जब समझ आ जाए लिख लो, तो आगे बढ़ना, मैं आगे चल रहा हूं। देखो मैं बेटा अब बात करने जा रहा हूं, है ना, मैथमेटिकल पार्ट की। यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो इफेक्टिवली बेटा ये हमारे पास था a1, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी, कोई एंगल नहीं था, ये a1 था। और बेटा इससे फाई एंगल पे अपने पास क्या था, a2। ध्यान से सुनना, है ना, ये अपने पास क्या था बेटा a1, और इससे फाई एंगल पे अपने पास क्या था बेटा a2, राइट। और बेटा इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो कहीं पे रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बोल बिल्कुल आएगा सर। यानी कि अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, है ना, रिजल्टेंट, तो बेटा जो रिजल्टेंट आता है यानी कि ए आर, अपन इसको ए आर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ए आर आएगा वो यहां से कितने एंगल पे आएगा, थीटा। और बेटा ये ए आर निकालना आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दो वेक्टर्स का एडिशन है, दो सदिशों का योग, राइट। यानी कि यहां से मैं सीधा सीधा उठा के देखो क्या लिखने जा रहा हूं, सीधा सीधा उठा के बेटा मैं यहां से लिख दूंगा कि ए आर का स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर।
ठीक है, प्लस यहां से क्या आएगा बेटा, a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। समझ गए बात को बेटा, यही कहते हैं रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो बेटा मैं लिखूंगा रूट के अंदर, है ना, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 साथ में बेटा cos phi। करेक्ट। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, एक तो ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट निकल गया जिसके ऊपर हमको क्वेश्चंस काम आ सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया। बट इसके साथ साथ बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। आप बोलोगे सर कौन सी, इनका मैं बताता हूं। जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। ये इंटेंसिटी बेटा प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और जब ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहां से बेटा देखो एक और चीज निकल के आती है कि इसकी जगह मैं लिख सकता था आई आर, बोले ठीक। और बेटा इसे अगर मैं सॉल्व करता तो a1 स्क्वायर की जगह मैं डाल देता i1। करेक्ट। एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं डालते, k टाइम्स ऑफ i1 k टाइम्स ऑफ i2, फिर यहाँ पे k और यहाँ भी k, वो k कट जाता है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहा हूं। तो यानी यहां से निकलेगा बेटा ये i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट के अंदर i2 और साथ में बेटा कितना cos phi। समझे? यानी कि कुल मिलाकर के बेटा यहां से मुझे क्या चीज पता लग जाती है, यहां से मुझे बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तीव्रता पता चल जाती है। बेटा इंटरफेरेंस में YDSE में ये खींच के काम आएगा, तो दोनों एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के भी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के भी। समझे बात को? प्लीज 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 ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पे एक बार वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके बेटा ये पूरा का पूरा कॉपी करो पहले तो, है ना, जितना अभी तक हमने लिखा है इसे कॉपी कर लो कि इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, कैसे रिजल्टेंट सुपरपोजिशन का लिखते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, जब पूरा हो जाए तो आगे बढ़ना है बेटा, तो ही आगे बढ़ना है। ठीक है, वरना आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर? बोले ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगला जो पार्ट है बेटा वो है कोहेरेंट सोर्स, राइट, कोहेरेंट सोर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, मैं समझाता हूं बेटा। बस ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी दो सोर्स, है ना, कोई भी दो सोर्स मतलब एक और एक और दूसरा सोर्स, ठीक, ये इस तरह से हो, है ना, इस तरह से हो कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है यानी कलांतर होता है, यानी कि डेल्टा फाई, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें, राइट, तो बेटा ये डेल्टा फाई क्या होना चाहिए था, ये डेल्टा फाई बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि नियत। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी कि बेटा जब भी दो ऐसे सोर्सेज हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस समय के साथ, टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, बेटा उन्हीं दो सोर्सेज को आप क्या कह देते हो, कोहेरेंट कह देते हो। बस यही इकलौती डेफिनेशन है बेटा कोहेरेंट सोर्सेज की, ये इकलौती डेफिनेशन है कोहेरेंट सोर्सेज की। बेटा देखो कोहेरेंट सोर्स में ना एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, एक तो ये हो गया कि फेज डिफरेंस क्या होता है, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। बेटा दूसरी चीज ये भी रहती है ना, ध्यान से सुनना, कि कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला कि S1 और S2 अगर डिफरेंट सोर्सेस हैं, डिफरेंट सोर्सेस, राइट, देन बेटा दे कैन नॉट बी कोहेरेंट इन नेचर। इसको पॉइंट बना के लिख लेना। तो ये कोहेरेंट नहीं हो सकते। फिर आप बोलोगे सर फिर कोहेरेंट सोर्सेस बनेंगे कैसे, मैं समझाता हूं। बेटा कई बार ऐसा किया जाता है कि एक सोर्स लिया और एक मिरर ले लिया, एक दर्पण ले लिया, तो बेटा इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, लेकिन ये इसी से बना है, ये अलग सोर्स नहीं है, ये बस इसकी इमेज है, तो ये दो कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करता हूं कि भाई हमने क्या किया, एक स्क्रीन ली, एक और स्क्रीन ली और यहाँ बीच में दो होल कर दिया, करेक्ट, और यहाँ एक सोर्स लगा दिया, तो बेटा जब लाइट जाएगी तो हमें ऐसे लगेगा कि ये दो जगह से आ रही है, तो ये इफेक्टिवली दो सोर्स की तरह काम करेंगे, बट बने एक ही सोर्स से। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, कभी भी दो अलग अलग सोर्सेस की बात करेंगे, दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना अच्छे से। समझ गए बात को? कोई डाउट इसके अंदर? बोले नहीं सर कोई डाउट नहीं।
मैंने कहा वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, राइट। तो बेटा ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप वेव्स 11th पार्ट में पढ़ के आए हो, बट फिर भी इसका एक थोड़ा रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो बेटा देखो होगा क्या कि हमारे पास कोई दो वेव्स हैं, एक वेव लेट से ऐसी है और एक और बेटा वेव्स ऐसी है। ये वाली कौन सी है बेटा, y1, और ये वाली वेव कौन सी है, y2। और अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो इन दोनों को बेटा जब सुपर इम्पोज किया तो हुआ क्या कि कहीं पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई दी और कहीं पे क्या दिखाई दी, मिनिमम। यानी कहीं पे तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, तीव्रता। ये आई क्या है, मैक्स। यहीं पर बेटा ए भी मैक्स कह सकते हो, एम्पलीट्यूड भी, राइट। जबकि कहीं पर हमको देखने को मिला कि यहाँ पे मिनिमम और ए क्या था, मैक्स, मिनिमम, राइट। तो कुल मिलाकर के जब सुपरपोजिशन इस तरह से हुआ, किसका, दो वेव्स का, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही थी, कि कहीं तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गए और कहीं पे मिनिमम हो गए। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है बेटा ड्यूरिंग द सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के दौरान, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, हम उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो दो इसके पार्ट है ना बेटा, कि कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, उसके बेसिस पे इंटरफेरेंस दो तरह का हो जाता है। एक होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव और एक कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे बेटा मैक्सिमम है वहां पे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कैसा बेटा, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव, राइट। ये पूरा लिख लेना आप, कंस्ट्रक्टिव। और बेटा जहां पर ये मिनिमम है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव, करेक्ट। और बेटा ये होता क्यों है, इसमें होता क्या है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, सिंपली एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि बेटा एक साथ एक जगह इकट्ठी हो गई, ज्यादा एनर्जी एक जगह कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, इस तरह से, राइट। तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमम मिनिमम फिजिकली, कि दिखने में कैसा होता है कि दो वेव्स गई, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, फिर मैक्सिमम कहीं मिनिमम। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये मैथमेटिकली कैसे काम करता है। ऑल्दो आपको पता है, वेव्स में पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि वाईडीएससी पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए, करेक्ट। ये बेसिकली फाउंडेशन है वाईडीएससी का, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो, जब कॉपी कर चुके हो तो पानी पियो और पानी पीने के बाद रिज्यूम करना, क्योंकि मैं मैथमेटिकल पार्ट पे जा रहा हूं। ओके बेटा, तो अब देखते हैं बेटा इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, राइट। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा ना। देखो इंटरफेरेंस हम देख चुके हैं ना, दो पार्ट का है, दो टाइप्स का देख चुके हैं, राइट। एक हमने क्या देखा था बेटा, कंस्ट्रक्टिव, राइट। और बेटा दूसरा कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव, राइट, डिस्ट्रक्टिव, ठीक। ध्यान से सुनना बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा हम लोग चाहते हैं, है ना, हम लोग चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, राइट। उसके लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम। cos फाई अगर मैं लिखना चाहूं लेट से, तो बेटा cos फाई को क्या करना पड़ेगा, cos फाई को 1 करना पड़ेगा। बेटा cos फाई को 1 करने का मतलब है फाई को 0, 2 पाई एंड सो ऑन। बेटा इसे क्या करना पड़ेगा, 2n पाई। और n कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से स्टार्ट होगा, राइट। यानी कि यहां से अगर देखेंगे बेटा तो अपने को जो भी फेज डिफरेंस है वो तो 2n पाई आ चुका है, फाई। यहीं से बेटा अगर मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा x की बात करूं, पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर, फेज डिफरेंस मतलब कालांतर, बेटा ये निकल के कितना आ जाएगा, n लैम्डा निकल के आ जाएगा, करेक्ट। और बेटा यहीं से अगर हम देखें तो जो a मैक्स है उसमें जैसे ही cos फाई को 1 डालते हो बेटा ये निकल करके आ जाएगा a1 प्लस a2। और ये भी याद रखना कि अगर दोनों सोर्स या स्रोत आइडेंटिकल एक जैसे होंगे तो ये a1 और a2 बराबर होके ये 2a हो जाएगा। इसी तरह से बेटा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा मैक्स या कंस्ट्रक्टिव में, बेटा ये निकल के आ जाएगा रूट के अंदर i1 प्लस रूट के अंदर i2 का होल स्क्वायर। अगर फिर से i1 i2 बराबर हुआ तो i1 प्लस i2 का स्क्वायर का मतलब 4i का स्क्वायर, करेक्ट। इस तरह से बेटा अंडरस्टूड द पॉइंट, यानी कि ये दोनों एक जैसे होंगे तो 2a और ये 4i नॉट आ जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें बेटा हमें पता होनी चाहिए, और ये सब कुछ हमें डिस्ट्रक्टिव के लिए भी पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए बेटा जो सबसे पहली चीज है वो है cos फाई। आप खुद देखो बेटा यहां कितना था, 1, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था, यहां क्या चाहिए, मिनिमम। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, -1। बेटा -1 का मतलब होता है फाई बराबर पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। समझे बात को, 2n प्लस 1
इंटू पाई बाई 2। करेक्ट। जैसे बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 0 डालोगे पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या लिख दिया, 2n प्लस 1 पाई, है ना, 2n प्लस 1 पाई। जैसे यहाँ पे n बराबर 0 डालोगे, ठीक है, n बराबर 0 डालोगे तो आएगा पाई, n इक्वल टू 1 डालोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा बेटा 3 पाई, n इक्वल टू 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई। तो ऑड मल्टीपल चलते रहेंगे, राइट। n कहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, 0 से शुरू कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है नहीं नहीं सर हमने तो बुक्स के अंदर 2n माइनस 1 पाई देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस के अंदर आपको देखो क्या चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस यहां से हटाना पड़ेगा बेटा और यहां लगाना पड़ेगा माइनस। अगर 2n माइनस 1 पाई लिख दिया तो यहां आप कह सकते हो कि हम लोग n का जो वैल्यू है वो कितना रख रहे हैं, 1 2 एंड सो ऑन। करेक्ट। यानी कि n अगर आप 0 की जगह 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बेटा इन दैट पर्टिकुलर केस ये 1 2 डॉट 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 अप टू n चलेगा। और बेटा ज्यादा प्रेफरेबल है 2n माइनस 1 पाई। करेक्ट। वो जब आप मैक्सिमम इनफ पढ़ोगे तब आपको ज्यादा रियलाइज होगा, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा फाई अपने को पता लग गया। यहीं से डेल्टा x की बात करते हैं, पार्ट डिफरेंस, तो बेटा वो यहां से निकल करके आ जाएगा 2n, है ना, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यानी कि यहां जैसे n लैम्डा निकले ना, n लैम्डा का मतलब क्या होता है बेटा, लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, 0 से शुरू होता है वैसे तो, बट ठीक है। करेक्ट। उसी तरह से यहां पर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से। साथ ही साथ बेटा ए मिनिमम का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ए मिनिमम कितना आएगा बेटा, ये आएगा a1 माइनस a2। करेक्ट। और अगर दोनों आइडेंटिकल हुए तो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से बेटा आई मिनिमम का जो फॉर्मूला आएगा वो निकल के आ जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अगेन दोनों सेम हुए तो 0 आ जाएगा। करेक्ट। अगर दोनों सेम हुए तो 0 आ जाएगा बेटा। क्लियर है मेरी बात? ये क्या हो गया, राइट। तो ऐसा कुछ है बेटा। तो कुल मिलाकर के मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो बेटा जो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, उसमें आपको फाई का पूरा आइडिया होना चाहिए, कॉस फाई का आइडिया होना चाहिए, डेल्टा एक्स का आइडिया होना चाहिए और ए मैक्स ए मिनिमम का। और सेम चीज बेटा आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए भी पता होना चाहिए। करेक्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा बेटा। ऑल्दो आपको ये पहले से आता था, आई नो वेव्स में पढ़ के आए हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक रिवीजन चाहिए था, इसलिए मैंने पार्ट कवर करा दिया। तो एक बार वीडियो पॉज करो, ये पूरा का पूरा कॉपी करो और उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करना। बस 1-2 स्लाइड बची है, फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे बेटा। देखो नेक्स्ट मैं बस कुछ एक नोट्स बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ध्यान से सुनना है। आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपसे सीधे सीधे बेटा ए मैक्स बाय ए मिनिमम का रेशियो पूछा जा सकता है। ए मैक्स बाय ए मिनिमम का रेशियो अगर देखेंगे बेटा तो ये सीधे सीधे कितना आएगा, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, बस, ठीक। दूसरा तरह का क्वेश्चन जो बेटा निकल के आता है वो निकल के आता है आई मैक्स बाय आई मिनिमम। बोले ठीक है। आई मैक्स का फॉर्मूला कितना था बेटा, रूट i1 प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। और बेटा इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो इफेक्टिवली बेटा अपने को एम्पलीट्यूड के मैक्स मिनिमम का रेशियो या इंटेंसिटी का मैक्स और मिनिमम के रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है बेटा। इसके अलावा अगर कभी कभी बोल दे कि 2 वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड a1 और एक का a2, सिर्फ इन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दो तो डायरेक्ट a1 बाई a2 का स्क्वायर कर देना। ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इसे कॉपी करो दोनों को, और जब आप मॉड्यूल्स में देखोगे बेटा, अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। वैल्यू पुट करोगे, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इसे प्लीज कॉपी कर लो तभी स्टार्ट करना, आगे बढ़ना। और मैं लास्ट पॉइंट पे चल रहा हूं। लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो है इफेक्ट ऑफ नॉन कोहेरेंट, कि भाई ऐसा क्या हो जाएगा अगर कोहेरेंट की जगह नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ले लिए। बेटा ऐसा ये हो जाएगा कि इंटरफेरेंस ही नहीं होगा,
समझे बात को? तो कुल मिला के अगर सोर्सेज नॉन कोहेरेंट है तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब यहां से ये निकल के आता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए जो एकमात्र कंडीशन है दैट इज कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेज कोहेरेंट होने ही होने चाहिए। अगर नॉन कोहेरेंट हुए देन नो इंटरफेरेंस। और इस पे सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि भाई मेरे पास दो बल्ब्स हैं, अरे दो बल्ब्स हैं अलग अलग है तो नॉन कोहेरेंट होंगे। पूछेगा एक की इंटेंसिटी I1 एक की I2, बताओ नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर के फॉर्मूला सोचते हैं √I1 + √I2 + 2√I1 वाला, मतलब जो फॉर्मूला है अपना इंटेंसिटी का, उसका जरूरत ही नहीं है। बेटा अगर आपसे बोला गया कि नॉन कोहेरेंट है तो बेटा I1 + I2 दो नंबर की तरह ऐड कर देना, स्केलर यानी कि अदिश की तरह ऐड कर देना। करेक्ट? तो जब भी नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के कारण अगर इंटेंसिटी पूछे रिजल्टेंट तो दोनों को जोड़ देना, नॉर्मल इल्यूमिनेशन होता है बेटा इसके अंदर। करेक्ट? तो विद दिस आई रैप अप टुडेज लेक्चर। आज का क्लास बेटा मैं यहीं खत्म करता हूं। और मैंने सब चीज का फाउंडेशन आज उठाया है ना। वेव ऑप्टिक्स के लिए एक्चुअल में काफी सारा वेव चाहिए होता है, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, चाहे सुपरपोजिशन हो, कोहेरेंट सोर्सेज हो, राइट। तो ये सब आपको पहले पढ़ चुके हो, लेकिन दोबारा से एक थॉरो रिवीजन का रिक्वायरमेंट था, वो मैंने करा दिया। अब प्लीज कल का जब क्लास स्टार्ट करो तो ये पूरा पार्ट आपके दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए, तब YDSE आपको एकदम परफेक्टली क्लियर होगा। राइट? न्यूमेरिकल्स ज्यादातर YDSE में से ही आता है, बट उसे समझने के लिए ये सब जरूरी है। राइट? सो विद दिस आई end today's class. Thank you so much बेटा, take care and stay safe, right? And if you like वीडियो अगर अच्छा लगा तो you can like it and जो भी रहता है, right? Okay, चलो बाय बेटा, thank you.